सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स आपने अगर देख लिए हैं तो आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहा है, कैपिटल गेन। ठीक है क्या बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपिटल गेन। ठीक है, इसमें से आपका ये मान के चलो 8 नंबर का क्वेश्चंस पक्के आते ही आते हैं। 8 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, कभी कभी ये 12 का आ जाता है। ठीक है, तो वेटेज तो काफ़ी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी है। ठीक है क्या, ये बहुत ही आपके लिए इजी रहने वाला है। ठीक है क्या, चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है ये बताइए मेरे को। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, ठीक है ना, कैपिटल गेन आ रहा है। जब भी हम कैपिटल गेन की बातें करते हैं, ठीक ना, जब भी हम कैपिटल गेन की बातें करते हैं तो सर क्या करना होता है? देखो जल्दी से, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर चंदू। ठीक, अब इसने इसने दूसरे पर्सन मोनू को अपना एक घर बेच दिया, अपना एक घर सेल कर दिया। जब अपना घर ये सेल कर देता है बेटा, अब ये इसने कब सेल किया है? मान लो कि 25th ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है इसमें इसने ये घर जो है वो सेल कर दिया है। ठीक है क्या, इस घर को उसने सेल कर दिया है। उसने इसको परचेज कब किया था सर? परचेज किया था मान के चलो 1 अप्रैल 2025 को इसने क्या किया सर? इसको इसने क्या कर लिया? खरीद लिया। ठीक है क्या, और इसने इसको सेल कब किया? सेल किया इसने 31 मार्च 2026 को उसने सेल कर दिया। सर क्या 1 साल के अंदर है ये? हाँ, 1 साल के अंदर है। विद इन 1 ईयर अगर आप सेल करते हो किसी भी घर को तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, याद आ रहा है। तो करना क्या है, सिर्फ हमने बोला सर सेल वैल्यू क्या है? सेल किया है इसने 20 लाख रुपए में, मान के चलो कितने लाख रुपए में? 20 लाख रुपए में। और इसके लिए इसको कमीशन की पेमेंट करनी पड़ी, ब्रोकरेज एंड कमीशन। ब्रोकरेज एंड कमीशन जो पे करना पड़ा, ब्रोकरेज एंड कमीशन पे करना पड़ा इस पे 10% का। ठीक है क्या, तो ब्रोकरेज एंड कमीशन कितना है? 20 लाख के 10% का, यानी कि 2 लाख रुपए इसको ब्रोकरेज एंड कमीशन लग गई। ठीक, अच्छा, इसने खरीदा था इतने तारीख को कितने रुपए का? सर इसने 10 लाख रुपए का खरीदा था। ये 1 साल के अंदर अंदर 20 लाख में बेचते। तो करना क्या है, करना क्या है तो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले निकालोगे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले करेंगे हम लोग फुल वैल्यू ऑफ, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ गया? 20 लाख रुपए। अच्छा, एक्चुअल में मैंने कमाई कितनी की? एक्चुअल में इस चंदू ने कमाई कितनी की है ये बताओ। एक्चुअल में इस चंदू ने कमाई की है, माइनस कर देंगे इसमें से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में माइनस कर देंगे उसका ब्रोकरेज एंड कमीशन, तो इसको बोलेंगे सेलिंग एक्सपेंडिचर। सेलिंग एक्सपेंसेस को बोलेंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस ने कितना खर्च किया सर? 2 लाख रुपए का। ठीक है क्या, तो एक्चुअल में नेट कंसीडरेशन उसके पास कितना आया? नेट कंसीडरेशन, तो नेट कंसीडरेशन उसके पास इतना आ गया। ठीक है, नेट कंसीडरेशन उसके पास इतना आया, माइनस कर देंगे हम इसमें से अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? परचेज कॉस्ट। अब परचेज कितने में किया है जल्दी से बता दो इसने? सर 10 लाख रुपए में परचेज किया था। 10 लाख रुपए में परचेज किया था। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या? टाइम के बेसिस पे, कितने टाइम तक मैंने इसको होल्ड करके रखा है, इस एसेट को मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखा है,
और यहाँ पर ये जो एसेट है, ये जो घर है, घर बेचना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। अगर घर बेचने का मेरा मेन बिजनेस था, अगर मैं बिल्डर होता तो ये मेरी इनकम पीजीबीपी में जाती। यानी कि अगर सेल एंड परचेज करने का बिजनेस होता, परचेज करने का बिजनेस है तो मेरा ये पीजीबीपी में जाता, अदरवाइज। और अगर ये मेरे हाथ में क्या है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट्स है, एसेट है, तो ये कैपिटल गेन में जाएगा, कैपिटल गेन में ये चीज जाएगी। ठीक है कि कैपिटल गेन हेड में टैक्स किया जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर समझ में आ गया। अच्छा अब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, 10 लाख जैसी हुआ तो हमारा कितना गेन हो गया, 8 लाख, 8 लाख आ गया। तो 8 लाख जैसे ही आ गया तो मान लो ये जब 8 लाख आ गया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दो। यहाँ पर बोलेंगे हम लोग इसको कि सर ये है हमारा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अब एक बात बता दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो किस में टैक्स होता है? सर ये इसको हम नॉर्मल इनकम मानते हैं, नॉर्मल इनकम मानते हैं, और इसको हम लोग अपने टोटल इनकम में शामिल कर लेंगे जो हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है। कैसे? जो हम लोग जब निकालेंगे क्या, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये वाला चैप्टर अभी रहता है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो चुका है। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन जब आएगा तो यहाँ पर लिखोगे कैपिटल गेन में कौन सा वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है क्या? अब यहाँ पर 8 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर लिख दोगे और बाकी जितनी भी चीज इनकम हुई है, सैलरी की, इसकी टोटल इनकम निकालोगे और फिर आप टैक्स लायबिलिटी निकाल दोगे। फिर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, फिर इसका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो जैसे ही ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा फिर आपका क्या आ जाएगा, जीटीआई में से आप माइनस करोगे 80C2 80 आप माइनस कर दोगे और फिर उसके बाद आपकी निकल जाएगा टोटल इनकम। फिर आपको जिस तरीके से वो टैक्स निकालना हमने सिखाया था उस तरीके से ये टैक्स निकल जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? यानी कि वही 4 लाख वाली स्लैब लगेगी क्या नहीं लगेगी? यस सर। पूरा का पूरा टोटल इनकम, मान लो कि कुछ और नहीं है हमारी इनकम, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, 8 लाख रुपए आया और इसको स्लैब रेट पर हम टैक्स कर देंगे। लेकिन सर ये अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए, इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर मैंने इसको बेचा 2 साल बाद, मान के चलो मैंने क्या बोला, इसको 2 साल बाद अगर बेचा तब यहां पर क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के गेन में ना बेटा क्या मिलता है हमें, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब सिर्फ एक ही केस रह गया है इंडेक्सेशन का बेनिफिट के लिए, एक ही केस रह गया इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए, वो अब मैं सिखाऊंगा आपको आगे जाकर। ठीक है क्या? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो अभी करना क्या है ये समझ में आया, सिंपल निकालना क्या है अभी मोस्टली चीजों के लिए। अब यहां पर सबसे पहले फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या, वही मूवेबल प्रॉपर्टी और शेयर्स एंड सिक्योरिटी, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी और ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा कुछ हमारा क्या बन जाएगा, ये सारा कुछ क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल एसेट। और अगर ये कैपिटल एसेट्स हो गया, इसको ट्रांसफर किया आपने, जिस साल आप ट्रांसफर करोगे उस साल आपको टैक्स लग जाएगा। समझे या नहीं समझे? चलिए हम एक एक करके प्रोविजन को पढ़ते जाते हैं और इसको समझते चले जाएंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देख लो इधर। सबसे पहले है आपका सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है, एनी प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी प्रॉफिट एंड गेन हुआ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल एसेट मतलब क्या होता है, जब मेरा वो बिजनेस नहीं है, ठीक है, कोई भी वो बिजनेस नहीं है, कैपिटल एसेट्स है, और कैपिटल एसेट्स की आपको डेफिनेशन पूरी करनी पड़ेगी। देखो प्रॉफिट एंड गेन होना चाहिए पहला, दूसरा वो कैपिटल एसेट होना चाहिए, एंड तीसरा हम कह रहे हैं कि उसको ट्रांसफर किया, यानी कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, यानी कि थर्ड है वो ट्रांसफर माना जाना चाहिए। तो 3 डेफिनेशन अगर आप कवर कर लोगे, यानी देखो प्रॉफिट एंड गेन तो अगर होगा ही होगा, ठीक है क्या, जो कैलकुलेशन के बाद निकलेगा। हमें क्या हुआ था हमारे केस में, सर प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था जल्दी से बता दो, 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो अब इसको कैपिटल एसेट था क्या, हाँ हमारा कैपिटल एसेट था, ठीक है। इसी साल ट्रांसफर किया, यस हमने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर कर दिया, और तो इसी साल इसको टैक्स लग जाएगा, ठीक है क्या, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर
अच्छा, इसकी अगर टैक्स लायबिलिटी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर भी नील हो गया, मान लो कि 8 लाख ये हो गया, 8 लाख ये हो गया, तो कितना होगा सर? सर 4 लाख तक तो नील था, 4 लाख तक नील था टैक्स लायबिलिटी में, 4 लाख नील, और नेक्स्ट 4 लाख पर, नेक्स्ट 4 लाख का 5% 20,000 रुपये, ठीक है क्या? अब 20,000 रुपये आ गया, तो ये टोटल मिला के 20,000 रुपये आ गया, लेकिन इनकम सर 12 लाख रुपए तक है, ये 115 बीएसी ले रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, इसमें से माइनस कर देंगे 87A का रिबेट, रिबेट माइनस कर दिया हमने, तो रिबेट कितना मिल जाएगा सर? 87A का रिबेट कितना मिलेगा बोलो? 60,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर, तो 20,000 तक का रिबेट मिल गया, तो यहाँ पर हमारी टैक्स कितना आ जाएगा बेटा? नील आ जाएगा। टैक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर? नील आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कब कैपिटल गेन को, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, कब कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा, तो क्या बोलेंगे? अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट को बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट को बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म एसेट को बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफर कब किया, यानी कि आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना रखा है, एसेट को कितने दिन तक रखा है। अगर एसेट को आपने कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट से ज्यादा रखा है तो हम उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट से कम रखा है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, और उसके ट्रांसफर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। चलिए आ जाओ यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनकर चलेगा। तो अब यहां पर जो बात की है, ये देखो ट्रांसफर कैसे पता लगेगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? सर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी कि आपने कितने टाइम तक एसेट को होल्ड किया है और उसके बाद बेच दिया है, ठीक है क्या? कितने टाइम तक एसेट आपके पास थी? तो कह रहे हैं कि 4 चीजें का केस है। कह रहे लिस्टेड शेयर्स इन सिक्योरिटीज, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे इक्विटी हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अगर वो लिस्टेड है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने शेयर्स में पैसा लगाया, और शेयर्स में पैसा लगाने के बाद यानी कि जो आप एसटीटी पे करते हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, आप बोलते हैं ना कि भाई आपने जीरोधा पे अकाउंट बना रखा है, डीमेट अकाउंट, और वहां से ट्रेडिंग कर रहे हो, ग्रो ऐप पे आपने ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यानी कि वो लिस्टेड है, वहां पर आप कर पा रहे हो, मतलब कि वो कंपनीज क्या है? लिस्टेड है। उस कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के अगर आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो, अब यहां पर ना 2 डेट दी गई है। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैं आपको सबसे पहले लेटेस्ट जो अभी इस साल लग रहा है आपका, वो क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने देखा जाएगा। कौन से की चीज की बात? अगर 12 महीने तक मैंने लिस्टेड शेयर्स, मान लो मैंने अडानी के लिस्टेड शेयर्स खरीद लिए, अडानी कंपनी के लिस्टेड शेयर्स खरीद लिए, और उसको 1 साल बाद बेच दिया, 1 साल बाद बेचा, 1 साल बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर 1 साल के अंदर बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसफर ऑन और आफ्टर। ऑन और आफ्टर अगर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि अंदर में, अगर मैंने 12 महीने के अंदर अंदर में बेच दिया मैंने उसको, यानी कि 1 साल के अंदर में बेच दिया, तो मैं बोलूंगा उसको कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, और अगर मैं उसको बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, और यहां पर इसको बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स निकलेगा अगर बाद में बेचेंगे तो, ठीक है। अच्छा, 4 चीजें हैं देखो, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, दूसरा क्या चीज आ गया? यूनिट ऑफ यूटीआई, और फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब यहां पर ये वेदर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों। यहां पर क्या बोल रहा है? यूनिट ऑफ यूटीआई, ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और जीरो कूपन बॉन्ड। समझ में आएगा? 4 चीजें, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यूटीआई की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? जो गवर्नमेंट्स वगैरह में निकालते हैं, जो बॉन्ड्स ऐसे निकलते हैं जिसको हम सस्ते में खरीदते हैं। मान लो कोई बॉन्ड है जो हमने, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, बट हमने 90 रुपए में खरीदा है उसको। अब फिर जैसे ही 1 साल या 2 साल पूरा हो जाएगा, 2 साल 3 साल पूरा हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? वो 100 रुपए मिल जाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स होता है। तो क्या बोल रहे हैं हमने? कह रहे हैं आपने डिवेंचर खरीदा, बॉन्ड खरीदा, लिस्टेड शेयर्स खरीदे, ठीक है क्या? वो भी लिस्टेड वाले, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, और जीरो कूपन बॉन्ड। इसके लिए 12 महीने का पीरियड देखा जाएगा। 12 महीने के अंदर अगर है आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एंड वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। लेकिन अगर ऑन और आफ्टर बेचा आपने 12 महीने और उसके बाद बेच दिया, तो 12 महीने तक रखने तक उसको क्या बन जाएगा? वो लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। बोलो बात समझे या नहीं समझे? यस सर। बाकी हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी कोई सा भी केस है, इन चार को छोड़ के बाकी कोई सा भी केस है सर। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटी यानी कि कोई भी इक्विटी शेयर्स हमने परचेज कर लिया जो कि प्राइवेट कंपनी के हैं, जो कि लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसको अगर आप परचेज करते हो तो 2 साल तक रखते हो, तो 2 साल में अगर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन अगर उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अच्छा, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर बेचा, लैंड बेचा, जमीन बेची, यानी कि लैंड और बिल्डिंग और घर, अगर आपने बेच दिया तो 2 साल तक का क्राइटेरिया है। अगर आपने इसको 2 साल तक रखा हुआ है तो 2 साल तक अगर आप रख रहे हो और उसके 2 साल के अंदर अंदर में बेच दिया आपने, तो जैसे ही आप बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, एसेट बनता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर निकल कर चलेगा। ठीक है क्या? और अगर कोई और एसेट्स यानी ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, पढ़ा था ना हमने गिफ्ट में, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सब चीजें अगर आपने बेचा है, ये सब चीजें अगर आपने बेचा है तो हम उसको बोलेंगे 2 साल। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2 साल। तो यहां पर क्राइटेरिया 2 साल। सर यहां पर फिर अलग अलग क्यों रखा? देखो पहले ना अलग अलग रेट हुआ करती थी। कब की बात कर रहा हूं मैं? 22/7/2024 से पहले, यानी कि ट्रांसफर अप टू, अगर आप 22/7 यानी 22 जुलाई 2024 तक अगर आप ट्रांसफर करते थे तो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यूटीआई की यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड पर 12 महीने ही था, इसमें कोई चेंज नहीं था। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसमें भी हमारा 24 महीने था। और अदर एसेट में हमारा 36 महीने देखा जाता था। इसको अमेंडमेंट के बाद चेंज कर दिया। इस डेट के बाद अगर ट्रांसफर करोगे तो फिर यहाँ पर अमेंडमेंट के बाद चेंज आया कि हमने यहाँ पर 24 महीने हमें देखने हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। रेयर केस में मैं जब आपको केस बताऊंगा कि ये पुराना केस था जहां पर कवर हो रहा है, तब आपको ये वाली फिगर याद रखनी है कि भाई 2 साल तो इसके लिए भी है। अदर एसेट जो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन था ना, इनके लिए 36 महीने देखने हैं। ठीक है क्या? इनके लिए 36 महीने देखने, एक मैं जब बताऊंगा तब। लेकिन दिमाग में अभी भी क्या रखना? 12 महीने, और किसी के लिए 12 महीने है और फिर 24 महीने है, बस, बाकियों के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है क्या? चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जी ये पता लग गया आपको? देखो लिस्टेड यूनिट्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग, POH का मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने टाइम तक हमने इसको होल्ड करके रखा है। शैल बी 1 ईयर टू बी कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड मोर देन 1 ईयर अगर होगा, ठीक है, मोर देन 1 ईयर होगा तो क्या चीज हो जाएगा? शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। इफ above asset is hold for period up to 12 months, 24 months और इतना, it shall be considered as short term capital assets, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन जाएगा। 12 महीने तक होल्ड किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया हुआ है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बनेगा। और जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बना तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है क्या? जैसे अब देख लो, इसको इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है क्या? अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, हमारा जो लेटेस्ट है, ठीक है ना, तो लेटेस्ट ज्वेलरी के चक्कर में सर 2 साल और 3 साल है। लिस्टेड शेयर्स 1 साल सर, प्राइवेट कंपनी के शेयर अनलिस्टेड शेयर है सर 2 साल। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर 2 साल। ठीक है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई के फंड, तो बताओ जल्दी से, 1 साल देखा जाएगा। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड सर था ना उसमें हमारी स्पेसिफाइड कैटेगरी में? यस सर। अच्छा, ड्राइंग्स बेचा सर 2 साल देखा जाएगा सर। अनलिस्टेड शेयर देखा 2 साल देखा जाएगा। अनलिस्टेड यूनिट्स बेचा 2 साल देखा जाएगा। लिस्टेड यूनिट्स किसमें था? ठीक है क्या? अच्छा, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर गोल्ड देखा, गोल्ड भी हमारा आ गया और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी हमारा आ गया। चलिए, यहाँ तक तो हमारा ये पूरा हो जाता है। ठीक है क्या? आइए अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन कैसे होगा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट आपको बता दिया है। क्या बताया था हमने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। चंदू ने कितने रुपए का बेचा था सर? 20 लाख रुपए का बेचा था।
10% का यानी कि 2 लाख रुपए का उसका क्या आ गया था सर, खर्चा आ गया था, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे 18 लाख रुपए बच जाएंगे, दिस इज कॉल्ड नेट कंसिडरेशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसकी कितने की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको दो चीज बोलते हैं। देखो इंडेक्स मतलब आज की वैल्यू, ये अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना हटा दिया गया, अभी मैं आगे इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा। और हमारे केस में क्या था, बिल्कुल ही सिंपल था। बताओ जल्दी से कितने में खरीदा था, 10 लाख, और ये और इम्प्रूवमेंट कुछ किया था क्या बीच में, नहीं सर इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं किया था। इम्प्रूवमेंट मतलब अगर आप खर्चा करते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपने जैसे एक माला था तो 2 माले बना दिए, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में काउंट होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में काउंट होता है। और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, आपने खर्चा किया ना तो आपका कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो आप मान के चलेंगे ये चीज़ हमारी कुछ भी नहीं थी, और हमारा कितना आ गया था यहाँ पर 8 लाख रुपए हमारा आ गया था, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है क्या, और नॉर्मल रेट से हमने टैक्स किया था। लेकिन अगर इसको जो है इंडेक्सेशन करें, देखो अब पहले तो समझ लो कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, पहले ये कंप्लीटली समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है क्या, सेलिंग एक्सपेंडिचर आपको समझना है कि भाई कौन कौन से इसमें खर्चे आएंगे, इसको समझना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखेंगे। देखो फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट यही है, कुछ भी बेचोगे इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। कैपिटल गेन निकालने के लिए इस फॉर्मेट में आपको डालना है, काम खत्म हो गया। फिर आपको सोचना है क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसके बारे में सोचना है। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी, इसमें कौन कौन सी चीजें, हर एक केसेस में अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म निकलेगा या लॉन्ग टर्म निकलेगा। आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग भी निकालना पड़ेगा, कब से खरीदा और कब बेचा। तो आपका 2 साल और 2 साल से अंदर, 2 साल के बाहर, या 1 साल से अंदर 1 साल के बाहर, ये देखना पड़ेगा। तब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान चल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि कितना हमको मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे। कह रहे हैं कि व्हाट ट्रांसफरर रिसीव्स, जो भी ट्रांसफरर को मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इट इंक्लूड्स नॉट मेयरली सेल बट ऑल्सो अदर मोड ऑफ ट्रांसफर सच एज एक्सचेंज। अगर कर लिया आपने गुड्स का तो भी आपको कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रांसफर माना जाता है। बोला था ना ऊपर ट्रांसफर, तो जब हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक्सचेंज किया, रिलिंक्विशमेंट किया, किसी का एक्सटिंग्विशमेंट किया। ठीक है, रिलिंक्विशमेंट मतलब छोड़ देना, ठीक है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब यानी कि हमें पैसा मिलना, एक्सटिंग्विशमेंट एनी राइट ऑफ कैपिटल एसेट। चलो इसके एग्जांपल ना मैं आपको बाद में दूंगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। ठीक है क्या, तो सिंपल सिंपल शब्दों में जो कुछ भी हमें मिल रहा है हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ले लेंगे। सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे कवर हो रहा है आपके डेफिनेशन में, तो यहाँ पे डिस्कशन में नहीं लेंगे, वहीं पे डिस्कशन में लेंगे। ठीक है क्या, अच्छा सेलिंग एक्सपेंस की जब मैं बात करता हूँ तो क्या क्या लेंगे भाई, किन किन चीजों में खर्चा होता है। जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो भैया जो ट्रांसफर रिलेटेड खर्चा होता है, कनेक्शन विद द ट्रांसफर, उसको ले लेंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, हमने एडवर्टीजमेंट की करवा दिया, अपनी प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट करवाया, भैया बैनर लगवा दिया कि भैया इधर घर है, ये बिकेगा, तो आपको लेना है तो बता देना। ब्रोकरेज हमने पे किया है, स्टैंप ड्यूटी हमने पे की है, रजिस्ट्रेशन फीस हमने पे किया है। ठीक है क्या, जब भी हमने बात किया कि ब्रोकरेज यानी कि जब किसी डीलर के थ्रू बिकवा दे तो ब्रोकरेज वगैरह लेता है। स्टैंप ड्यूटी मान लो कि हमने पे किया, जब भाई बायर पे करने के लिए तैयार नहीं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने पे किया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस भी हमने पे की है। ठीक है, और लीगल एक्सपेंडिचर यानी वकील के जो कागजात बनते हैं ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी हमसे पैसे लेता है, तो वो वाला भी हमारा सेलिंग एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है क्या, बट एसटीटी पेड ऑन शेयर्स, लेकिन अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटी का केस है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी भी कैपिटल एसेट होता है, उसको ट्रांसफर करोगे तो भी कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन उस पर जो टैक्स देते हैं हम लोग एसटीटी, उसको कभी भी हम लोग किस में काउंट नहीं करेंगे, सेलिंग एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है क्या, एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, shall not be considered as selling expenditure, so not allowed to be deducted from full value of consideration। full value of consideration में आप उसको डिडक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप बोलोगे कि सर मैंने टैक्सेस पे किए हैं। ठीक है क्या, देखो स्टैम्प ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक है क्या, और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपका रहता है, बट इसको हम सेलिंग एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में मान सकते हैं। लेकिन शेयर्स के केस में अगर आपने एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, जब ये किस पे करते हैं, जब लिस्टेड होती है शेयर्स तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन बाय और सेल के दौरान। ठीक है क्या, तो जब भी आप एट द टाइम ऑफ सेल देंगे तो आप बोलोगे सर मैंने सेल किया तो, और इसमें से मेरा टैक्स कट गया तो माइनस कर देते हैं। नहीं भाई, आप माइनस नहीं करोगे।
फिर नेक्स्ट क्या आया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो कॉस्ट ऑफ यानी खरीदने, मेरे को कॉस्ट कितने की पड़ी थी, जो हम बोल रहे थे ना कि 10 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी है। अब इस 10 लाख में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, जल्दी से बता दो। देखो वैल्यू ऑफ विच एसेट इज एक्वायर्ड और कंप्लीटेड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड होता है यहां पर जितने में हमने परचेज किया, यानी सामने वाली पार्टी को जब हम परचेज करते हैं जितना हमने पेमेंट किया, यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट था एक्चुअल वो ले लेंगे परचेज कॉस्ट। फिर उसका हमने मान लो कि हमने 8 लाख रुपए में इसको किया था, ठीक है, बुक किया था, ठीक है, 8 लाख रुपए थे। रजिस्ट्रेशन के चार्ज मान लो 50,000 रुपए हमने रजिस्ट्रेशन के चार्ज दे दिए यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस यानी कि जब मैंने अपने नाम पे रजिस्टर कराया वो भी मेरी कॉस्ट हो गई। अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ कि ब्रोकरेज एक्सपेंसिव, ब्रोकरेज पेड, हमने ब्रोकरेज कितने की पे की है, हमने ब्रोकरेज कितने का पे किया, ब्रोकरेज कितने का पे किया, यानी कमीशन, कमीशन दे दिया हमने, कमीशन दे दिया हमने, कमीशन दे दिया मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है क्या सर वो तो ऊपर वाला भी कमीशन देगा, वो तो सेलर का कमीशन था। सेलर भी कमीशन देता है और बायर भी कमीशन देता है। प्रॉपर्टी डीलर के मजे होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, इसको दो पार्टीज को मिलवाता है, जो परचेज करने वाला है, जो सेल करने वाला है, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। और दोनों से क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो जब मैंने खरीदते वक्त इसको क्या दिया था, ब्रोकरेज दी थी, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जब मैं इसको सेल करूंगा तो फिर वो मेरा सेलिंग, और उस वक्त जब मैं दूंगा तो वो सेलिंग एक्सपेंडिचर बन जाएगा, और सेलिंग एक्सपेंडिचर यानी कि वो माइनस कर देंगे वहां से। यस और नो, यस। और एनी अदर एक्सपेंडिचर विच इज required to complete the title of the asset। टाइटल को कंप्लीट करने के लिए हमने गवर्नमेंट फीस दी है, ये दी है, वो दी है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लिख सकते हो, ठीक है क्या। अच्छा एक प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइजो एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट ने एक प्रोवाइजो ऐड किया है, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट shall not include नहीं होगा, the deduction claimed in respect of interest under section 24B। सर सुना सुना नहीं लग रहा है, 24B and any other provision। कह रहे हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हम कौन सी चीजों को इंक्लूड करने नहीं देंगे जिसके मजे आपने ऑलरेडी, जिसका डिडक्शन ऑलरेडी आपने किसी और सेक्शन में ले लिया है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी थी इसको मैंने क्या लिया था, इस पर मैंने रेंट पर ये लोन ले लिया था, इस पर मैंने क्या ले लिया बेटा, मैंने इस पर लोन ले लिया है, और लोन पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो इसकी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। मान लो 2 लाख रुपए मैंने पे किया था, और इस 2 लाख रुपए को मैंने जब हाउस इसको चढ़ाया था, इस हाउस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे चढ़ाया, और रेंट पे चढ़ाने के बाद मैंने हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में जब मैं जीवीए निकाल रहा था, माइनस कर रहा था इसमें से, याद आ रहा नहीं आ रहा, जीवीए आ गया था, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था, नेट कंसिडरेशन निकाला था वहां पे, फिर उसके बाद एनएवी निकाल लिया था, फिर एनएवी में से फिर हमने 30% डिडक्ट किया था, और फिर 24 बी भी हमने डिडक्ट कर दिया, 24A एंड 24B डिडक्ट कर लिया था, इंटरेस्ट का 24B इंटरेस्ट का हमने डिडक्शन ले लिया था हाउस प्रॉपर्टी में से। जब इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर आपने वहां पर ले लिया है तो आप इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर पे किया था मैंने 4 लाख रुपए का, और क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मेरे को मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता था सर, 2 लाख रुपए का मिल सकता था। और 2 लाख रुपए, चलो ये 5 लाख मान लो, और 3 लाख रुपए मेरे रिजेक्ट हो गए थे। तो जो रिजेक्ट हो गए थे इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन सकता है। तो यानी कि अगर 3 लाख रुपए है तो मैं बोलूंगा भैया 3 लाख रुपए आ गया सेल, जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और 1 साल के अंदर अंदर यही 3 लाख रुपए अनअब्जॉर्ब रहा, मैंने कहीं और इसकी सेक्शन, किसी और सेक्शन में मैंने इसके मजे नहीं लिए। तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, यहां पर आ जाएगा हमारा कि हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना। जब अगर मेरे को किसी ने इनकम टैक्स ने बेनिफिट दे दिया, कहीं पर डिडक्शन करने के लिए दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जोड़ना। लेकिन अगर मुझे नहीं मिला बेनिफिट तो मैं इसको कॉस्ट का पार्ट मानूंगा। जैसे कि परचेज प्राइस हो गया हमारा 50 लाख का, अनक्लेम्ड इंटरेस्ट हो गया 5 लाख रुपए का, तो कॉस्ट में बिकम कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है, सब्जेक्ट टू दी फैक्ट्स, ठीक है। जब आप बेचोगे तो कॉस्ट 55 लाख की हो सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करेंगे। तो इंडेक्सेशन क्या है बेटा, इंडेक्सेशन क्या है, ध्यान से सुनना, इंडेक्सेशन क्या है। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर, मान लो ये जो घर था, यहां पर हम समझा रहे हैं आपको क्या, कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि इंडेक्सेशन, समझो
क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन का मतलब होता है आज की वैल्यू, आज की वैल्यू इन्फ्लेशन को जोड़कर के साथ। मतलब क्या सर, इन्फ्लेशन आता ही नहीं आता? इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज हो रहे हैं हर चीज के, दुगने तिगने चौगुने हो रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर 5 लाख 10 लाख प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जमीन कम है, तो वहां पर ऐसा हो रहा है। लेकिन आज की वैल्यू के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आज की वैल्यू के हिसाब से इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन जोड़ के बताओ ना। जो मैंने 2003 में कोई एक घर खरीदा था, 2003 में अगर कोई मैंने घर खरीदा था, तो आज आज मैं उसको अगर बेच रहा हूं, आज मैं अगर उसको बेच रहा हूं, तो एक बात मुझे बताओ ना सर, आज अगर मैंने उसको बेचा है तो आज क्या मुझे, अच्छा मान लो कि कोई एक प्रॉपर्टी थी 2003 में मैंने परचेज की थी 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए दोगे ना तो भी नहीं मिल रहा है वो। तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो बढ़ रही है धीरे धीरे, एज पर द इन्फ्लेशन एडजस्ट करते थे, तो उसको बोलते थे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको देता था एक शीट, और वो कहता था कि भैया उस 1 रुपए की वैल्यू आज क्या है, उस वक्त जो 200 रुपए थे वो आज की वैल्यू में क्या है, इस ईयर में अगर बेचोगे तो आज की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो पूरा का पूरा इंडेक्सेशन निकाल रखा था। देखो जल्दी से इंडेक्सेशन की आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये रहा इंडेक्सेशन चार्ट, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। कह रहे 2020 में जो 100 रुपए हुआ करते थे वो आज 25-26 में 376 के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो आप उसके हिसाब से लगाओ कि आपने कितने रुपए लगाए थे प्रॉपर्टी में और आज की उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मान लो कि मैंने 2000 किसमें 2000 एक 2001 और 2 में एक प्रॉपर्टी परचेज की थी। मान लो 1 अप्रैल 2020 2000 अच्छा 2000 ही मान लेना, हाँ 2001 1 अप्रैल 2001 को मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की। 2021 को मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की। परचेज किया मैंने कितने में सर, 1 लाख रुपए का, ठीक है क्या? और मैंने इसको सेल कर दिया 1 अक्टूबर 2025 में सेल कर दिया। कितने रुपए का सर? सर मैंने इसको सेल कर दिया है 20 लाख रुपए का, या चलो 50 लाख रुपए का, आज की डेट में इसको 50 लाख रुपए का मान लेते हैं। 50 लाख रुपए की सेल कर दी है, ठीक है क्या? आज मैं दिखाऊंगा कि देखो इंडेक्सेशन ना हट चुका है, ये चीज हट चुका है, बस एक केस में रह गया है, तो उस एक केस के लिए मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, ठीक है क्या? और ये बेनिफिट हटा कर ना रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है आम आदमी की, ठीक है क्या? क्योंकि देखो क्या था और क्या हो गया। 50 लाख रुपए हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या करेंगे। देखो परचेज किया था हमने इतने में, और मान लो कि सेलिंग एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो फॉरन, अच्छा 1,20,000 मान लो इसको, 1,20,000, ठीक है 1 लाख 50 लाख मानो, 50,20,000, और सेलिंग एक्सपेंडिचर मैं बना देता हूँ 20,000 रुपये, ठीक है क्या? चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा सर, पहले तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा, कब से कब तक परचेज किया। 1/4/2001 से लेकर हमने परचेज किया था, और 1 अक्टूबर 2025 को बेच रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा 112 वाला। कौन सा वाला बेटा? 112 वाला। ये भी अभी क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है क्या? मैंने बताया था। और ये कौन सा था? ये नॉर्मल वाला था, ये नॉर्मल एचडी, ठीक है क्या? अगर नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बना, तो कैसे निकाला जाएगा? देखो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था हमारा, बोलो जल्दी से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 50,20,000 रुपए, माइनस कर देंगे इसमें से सेलिंग एक्सपेंडिचर। सेलिंग एक्सपेंडिचर अगर आपने माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 20,000 रुपये हमने माइनस कर दिया है, ठीक है क्या? 20,000 रुपये हमने माइनस कर दिया, तो हमको कितना मिला यहाँ पर सर? ये 50 लाख रुपए हमारा
मिल गया है। ठीक है क्या? 50 लाख रुपए हमारा क्या चीज़ आ गया है? ये आ गया हमारा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आ गया। इसमें से सर हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है मैंने 1 लाख रुपए जब परचेज किया था, मैंने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, और वो परचेज कब किया था? इन द ईयर 2021 एंड 2022 में, नहीं 2002 के बीच में परचेज किया था। तो 1 एंड 2 में परचेज किया था, यस और नो? यस। अच्छा, और मैंने और मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडेक्सेशन की। अब मैं बेच कब रहा हूँ सर? 25 एंड 26 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ का इंडेक्स वैल्यू आपको लगेगा। तो यानी कि 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, अब 2001 एंड 2 में कितने की वैल्यू थी उसकी? कह रहे कि 100 रुपए की वैल्यू थी। कह रहे कि चलो ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से, जो 100 रुपए की चीज थी, तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? मैंने इन्वेस्ट किया होगा 1000 रुपए। 100 के हिसाब से कितना हो गया? 1000 रुपए। 100, ठीक समझ में आया? और आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 25 एंड 26 में 376 रुपए। तो 376 में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही इसको 376 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आप बता दो मेरे को कितना आ रहा है? ये 10 से 10 गए, 10 से 10 गए, यहाँ पर कितना आ गया? 1 लाख। यहाँ पर कितना आ गया सर? 1000। और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 36, नहीं 376, तो यानी 376000। ये मेरी हो गई आज की वैल्यू, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन इसको एडजस्ट करके ये आज की वैल्यू हो गई है। बोलो बात समझे या नहीं समझे? यस सर। ठीक है क्या? ये आज की वैल्यू हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस करेंगे हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे? मान लो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की भी बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सर, ये इम्प्रूवमेंट क्या होता है? मान लो कि इसमें से एक ही माला था, अब मैंने इसको डबल माला का कर दिया है, और 50 लाख का पूरा बेचा था। ये इसको मैंने क्या बोला? इसका डबल माला कर दिया, मैंने इस पे खर्चा कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। खर्चा हुआ है नहीं हुआ? यस सर। तो इसमें जो 50 लाख जो बेच रहा हूँ, ऊपर वाला माला भी बेच रहा हूँ, तो वो भी माइनस करेंगे, इम्प्रूवमेंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। सर लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हुआ था ना, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2020, या फिर 1 अक्टूबर ले लो, या जुलाई ले लो, 1 जुलाई 2011 में मैंने जाकर क्या किया? 2011 में, 1 जुलाई 2011 में, फर्स्ट जुलाई 2011 में मैंने क्या किया? इसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये कितना था? वहां पर भी मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए थे। ठीक है क्या? वहां पर मैंने कितने खर्च किए थे बेटा? 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। और तो अब 2011 की बात कर रहा हूँ, तो 11-12 में खर्च किए गए थे, तो यहाँ पर 1 लाख, चलो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 2 लाख रुपए और ले लो, इसको 2 लाख रुपए ले लो, तो ये 2 लाख रुपए खर्च किए थे मैंने, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर आए। ठीक है क्या? और 2 लाख में से डिवाइड क्या करेंगे सर? कौन से ईयर में? सर 11 एंड 12, ये कौन सा ईयर आ रहा है हमारा? कब खर्च किए थे? जल्दी से बताओ, जल्दी से सर। 11 और 12 आ रहा है क्या? यस सर। कौन सा साल है? 11-12। तो 11-12 का हम इंडेक्स देखेंगे। 11-12 में इंडेक्स कितना था सर? 1000, नहीं 184 रुपए की वैल्यू अब हो चुकी है हमारी। कितनी? जल्दी से बताओ। 376 रुपए। तो यानी कि 186 रुपए, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11-12 का इंडेक्सेशन आ जाएगा, 11 एंड 12 का इंडेक्सेशन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 26 से। इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। यानी सिंपल शब्दों में, जिस ईयर में, बेस ईयर, जिस ईयर में परचेज किया या इंप्रूवमेंट किया आपने, नीचे उस ईयर की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है, और जिस ईयर में सेल किया उस वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर 2 लाख आ गया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा? कितना आया बेटा? 186, 184 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 376 रुपए हमारा आ जाएगा। तो हमारा कैलकुलेटर आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि 2 लाख रुपए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 184 मल्टीप्लाइड बाय 376, तो ये आ जाएगा आपका 4,08,600, 695 है तो 696 कर देंगे, 4,08,696 कर देते हैं, 4,08,696, 4,08,696
6 हमने इसको कर दिया, इसकी आज की वैल्यू है। ठीक है क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हम लोग माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे, ये आज के टाइम की उसकी वैल्यू है। ठीक है क्या, फिर जैसे ही माइनस कर दिया तो क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना बना, तो जल्दी बता दो यहाँ पर। एक तो आ गया हमारा कितना, 4,08,696 प्लस इसमें हो जाएगा हमारा 3,76,000 प्लस, अब इसमें से माइनस कर देंगे, बताओ 7, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 7,84,696 रुपए हमारे आज के हिसाब से खर्च हुए थे। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे, हमने कमाया कितना सर, नेट हमने कमाया है 50 लाख रुपए कमा लिया। तो ध्यान से समझना, यही कॉन्सेप्ट समझना है भैया कि हमें मिला कितना, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस नेट कितना हमारे पास है, और हमारी कॉस्ट कितनी लग गई थी। अगर लॉन्ग टर्म है तो एक केस में ही, सिर्फ एक केस में, अभी आगे बताऊंगा मैं, सिर्फ एक केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट लगाना ही नहीं है किसी चीज में। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ एक केस है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी के केस में ही है। हाउस प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं हाउस प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी के केस में, और किसी भी केस में आपको क्या नहीं देखना, इंडेक्सेशन नहीं देखना है। ठीक है क्या, चलो यहाँ पर आ गया 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए जैसे ही आ गया तो 50 लाख रुपए में से इसको माइनस किया तो बन गया हमारा 42,15,304 रुपए। ठीक है क्या, 42,15,304 रुपए हमारा आ गया है। तो 112 LTCG 112 आते ही आप लोग क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। अब ये LTCG 42,15,304, अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, सर ये 115 था, तो हमारा रेट क्या लग रहा था, रेट। अब ना अब ये केस समझ ही लो, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं कि ये जो केस है ना, अब रेट कैसे लगेगा, जब भी इंडेक्सेशन की बात करेंगे तो हम पुराना रेट लेकर चलेंगे। इस पर पुराना रेट क्या था सर, 20% था। इस पर पुराना रेट था 20%। जब भी अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट लोगे तो 20% आपको चुकाना पड़ेगा, 20% की रेट आपको लगानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया। यस सर, हमें बात समझ में आया। तो इसको मान लो किस तरीके से निकालोगे आप टैक्स कैसे निकालोगे इस पे, मान लो 42 लाख है। ठीक है क्या, अब 4 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन। क्या LTCG 112 से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं। तो टैक्स लाइबिलिटी एक बार देखते हैं क्या है। टैक्स लाइबिलिटी हम लोग देखेंगे क्या है। तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालने का इसका, तो भैया हमने बोला कि 42,15,304 माइनस इसमें से कर दो हमारा 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, मान लो यही वाला है हमारा। ठीक है क्या, यही टोटल इनकम है, यही टोटल इनकम है LTCG। तो LTCG, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, बताओ जल्दी से कितना, 20% के हिसाब से निकालेंगे। कितने परसेंट के हिसाब से निकाला जाएगा बेटा, 20% के हिसाब से निकाला जाएगा। तो अब एक बात बता दो यहाँ पर आगे, देखो यहाँ पर है 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है ना, 20% विद इंडेक्सेशन, और जब आप विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे तो 12.5% आपको देना पड़ेगा। ठीक है क्या, तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से देख लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टैक्स कैसे निकालेंगे सर, 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है क्या, तो प्लस कर दो इसमें ही 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, और सीधा सीधा उसका 20% की बात करेंगे। तो जल्दी बता दो, सीधा सीधा उसका 20%, यानी 4 लाख हमने माइनस कर दिया, इसका 20% कितना आ गया सर 20% आ गया हमारा 7,63,061 रुपये, 7,63,061 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ गया टैक्स। ठीक है क्या, अब ये टैक्स आ गया तो क्या हम क्या रिवेट विवेट मिलेगा, नहीं सर। मार्जिनल रिलीफ है क्या, नहीं। कोई सरचार्ज मिलेगा क्या, नहीं सर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो यही हमारा क्या बन गया, हमारा टैक्स बन गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम, HEC आप जोड़ दोगे 4%। तो जल्दी से बता दो HEC 4%, HEC 4%, तो जल्दी से बताओ ना HEC 4%। 76,30 का कितना परसेंट, 4% का 4%, तो कितना आ गया 30,000, 522 सर, 30,522। ठीक है क्या, ये आ जाएगा, और 30,522 आने के बाद हमारा नेट फाइनल कितना बन जाएगा, जल्दी से बता दो कि 30,000
कितना आ जाएगा बेटा 30,000 हमारा 30,522 प्लस आपका आ जाएगा 763061, ठीक है 70 हाँ 736,061, तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना अरे प्लस अपना आ गया 30,522, तो कितना आ गया 793,582 ये हमारा आ गया है। तो जैसे ही ये आ गया तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म बोलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, बताओ। ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया था, ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी हमारी निकल गई है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी हमारी निकल गई। बोलो बात समझे या नहीं समझे? यस सर। क्या सर ये फाइनल होगा? देखो इस तरीके से इंडेक्सेशन वैल्यू निकालनी होगी आपको, इंडेक्सेशन निकालनी वैल्यू होगी। इंडेक्सेशन इस तरीके से देखो, इंडेक्सेशन में कर क्या रहे हैं, हमने क्या बोला था इंडेक्सेशन में, हमने आज की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करना है। जो भी परचेज करोगे, देखो सेल वाली पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेल जैसा था वैसे ही है, सेलिंग एक्सपेंडिचर जैसा था वैसे ही है, कॉस्ट ऑफ नेट कंसिडरेशन भी वैसा ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हमें एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का तरीका क्या है, जब भी आपने जिस ईयर में परचेज किया उस ईयर का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का वैल्यू ले लेना, जिस ईयर में डिवाइड करना उससे, और मल्टीप्लाई करना जिस ईयर में आपने सेल किया है, ठीक है क्या। अगर ये मान लो 24-25 में सेल होता तो 24-25 की वैल्यू कितनी थी, 24-25 की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से बताओ, देखेंगे हम लोग इंडेक्स, ये रहा 24-25 की जो वैल्यू थी, 24-25 की जो वैल्यू थी, ये थी हमारी 363, तो 363 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है क्या। कोई परेशानी इसको समझने में? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़े। यस सर। तो ये इंडेक्स निकालना तो आपने सीख लिया, अभी आपको एक और चीज सिखा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से देखेंगे अब यहाँ पर, जल्दी से देखेंगे आगे। देखो अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये मेरा पूरा का पूरा हो गया। कैसे निकालना, जितने की कॉस्ट थी हमारी वो ले लेना, यानी कि 1,00,000 रुपए, और इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच अक्वायर किया है ओनर ने, तो हमारा 2001 और 2 में था, तो यहाँ पर 100 रुपए इसलिए लिखा था, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब कौन सा है, मल्टीप्लाई कौन सा ईयर हो जाएगा, जल्दी से बता दो ना, जल्दी से बताओ कौन सा ईयर हो जाएगा मल्टीप्लाई जिसमें हमने उसको ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे 376। सर क्या ये इंडेक्सेशन हमको पूरा याद रखना पड़ेगा? क्या वो पूरा याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, बाकी सारी चीजें आपको पेपर में दी जाएगी कि कौन से ईयर में, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 2001 एंड 2 को आपको याद रखना पड़ेगा, और लास्ट आपका 25-26 को याद रखना पड़ेगा, 376 है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बस, और बाकी चीजें आपको वो दे देगा, बाकी चीजें आपको पेपर में मिलेंगी, ठीक है क्या, याद आए। तो आपको किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हो गया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हो गया है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो मतलब क्या हो गया, अब क्या मतलब हो गया, कह रहे हैं इंडेक्सेशन का जो वैल्यू है ना, ऊपर जो मैंने बताया था आपको, इंडेक्स करा था क्या मैंने, 1 साल के अंदर सेल किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बना है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बना है, तो हमारा इस केस में हम इंडेक्सेशन को एडजस्ट करने नहीं देंगे, ये रूल है। तो इसीलिए हमने इंडेक्सेशन नहीं लगाया है यहाँ पर। देखो सीधा सीधा मैंने जो भी परचेज किया था वो वैल्यू माइनस कर दी है, ठीक है क्या। अच्छा, नो इंडेक्सेशन वैल्यू, कह रहे कौन कौन सी इंडेक्सेशन की वैल्यू नहीं लगेगी, सिंपल, इफ ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद है, 23 जुलाई 2024 के बाद, हमारे केस में, दोनों के केस में सर 23 जुलाई 2024 के बाद ही हमारा क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। देखो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2025 के 25 में, यानी ये 24 के बाद है। सर फिर आपने इंडेक्सेशन क्यों लगाया? बेटा अभी बताता हूँ, ये इंडेक्सेशन लगाना सिखाया है मैंने आपको, ठीक है क्या, अभी बताता हूँ। आगे देखो, एक्सेप्ट इन वन केस, कह रहे हैं कि सिर्फ एक केस है जहां पर आप इंडेक्सेशन की पढ़ाई करोगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन अवेलेबल टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF इफ दे हैव एक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैंने अगर बात की, तो चलो इसको है ना विदाउट इंडेक्सेशन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है क्या सर, विदाउट, क्योंकि सेल क्या, विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्स हमारा सॉल्व कैसे होगा, ये किसी इंडिविजुअल ने परचेज किया था मान के चलो,
ठीक है क्या? तो परचेज करने के लिए क्या बोला, कोई भी अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है, रेजिडेंट बंदे को मिलेगा, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को भी ये बेनिफिट नहीं है। कह रहे हैं अगर वो एक्वायर कर रहा है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन एक्वायर किया ऑन और बिफोर 23/7/2024, कह रहे हैं कि भैया 23 जुलाई को ये हम लेकर आए, इंडेक्सेशन हटाया, कह रहे 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने परचेज किया रहेगा तो उन पर हम आपको बेनिफिट देकर चलेंगे। और ऑन और आफ्टर क्या बेचा है, ट्रांसफर कब किया है, इसके बाद बेच ट्रांसफर किया है, 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर किया है, तो आपके पास ऑप्शन है टू पे टैक्स। कह रहे हैं कि आप 12.5%, क्योंकि अब पता है लेटेस्ट रेट क्या लग रही है, 12.5%, 12.5 यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया तो आपका यहां से रेट कम कर दिया टैक्स का, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया और टैक्स टैक्स का आपने आपको कम कर दिया। कह रहे हैं कि विदाउट इंडेक्सेशन देख लो आप पे कर सकते हो, और 20% विद इंडेक्सेशन विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कह रहे हैं कि या तो विदाउट इंडेक्सेशन आप दे देना, ठीक है, 12.5%, या तो आप 20% देना, किससे, किसके हिसाब से, 20% देना इंडेक्सेशन के हिसाब से। तो सिंपल मैं इंडेक्सेशन क्या बोल रहा हूं सर, क्या है इंडेक्सेशन बताओ, सिर्फ एक केस में लग रहा है इंडेक्सेशन, और आपके सिलेबस के लिए कुछ भी नहीं देखना है, वरना पहले शेयर्स के केसेस में भी देखना पड़ता था, ज्वेलरी के केसेस में भी देखना पड़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है क्या? अब इन्होंने ये खत्म कर दिया, कह रहे हैं कि भैया हम लोग इंडेक्सेशन को खत्म कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या बोलना चाहिए, ट्रांसफर कब हुआ है सर, लेकिन हम लोग इनकम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वैलिड तरीका क्या है, इनकम निकालने का वैलिड तरीका, यानी कि इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, जल्दी से देख लो, कैपिटल गेन कितना होगा ये हम निकालेंगे कैसे, ये देखो, कह रहे हैं कि सबसे पहले मतलब वैलिड तरीका क्या है, हमें कैलकुलेशन के वक्त इंडेक्सेशन नहीं लगाना है, लेकिन ऑप्शन यानी कि इसको हम लोग चेक करेंगे कि अगर इंडेक्सेशन मिलता तो हमारा टैक्स कितना होता वर्किंग नोट में। तो ये मैंने वर्किंग नोट का पार्ट आपको पहले बता दिया है, ठीक है क्या? तो देखो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना था, बताओ जल्दी से, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना सर, 50,20,000 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 50,20,000 रुपया, माइनस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, ये अब आपका फाइनल पार्ट है। देखो 20,000 रुपए, क्या इंडेक्सेशन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, नहीं सर, किसी भी चीज में आपको कैलकुलेशन के वक्त इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा सर, हम जब पे करेंगे टैक्स हम चुपके से निकालेंगे कि अगर विदाउट इंडेक्सेशन है और तो हमें 20% गवर्नमेंट कह रही है कि 20% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, कह रहे विदाउट इंडेक्सेशन, सॉरी विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 दे देना के हिसाब से देखो, और विद इंडेक्सेशन आप 20% पुराना वाला रेट ही लेके चलो, ठीक है, क्योंकि हाई तौबा मच रहा था कि भैया ये इंडेक्सेशन हटा दिया। तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को के लिए ही है, और वो भी रेजिडेंट बंदों के लिए, कंपनी के लिए नहीं है, एचयूएफ के लिए नहीं, एम्प्ली के लिए नहीं है, एओपी के लिए नहीं, बीओपी बीओआई के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, और एनआर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। विच एवर इज लोअर वाला जो होगा वो आप पे कर देना। तो जल्दी से देखो यहाँ पर ये आगे 50 लाख माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था सर विदाउट इंडेक्सेशन, सीधा 1 लाख। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था सर, 2 लाख रुपए, यही था ना, मैंने इंडेक्स किया क्या, नहीं सर, इंडेक्सेशन आपको कैलकुलेशन के वक्त करना ही नहीं है, टोटल इनकम जब कैलकुलेट करोगे तो नहीं करना है। 1 लाख और 2 लाख खर्च हुए थे हमारे, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है। चलिए 1 लाख 2 लाख खर्च हो गए तो यानी कितना हो गया हमारा, 3 लाख खर्च हो गए, तो 47 लैक्स हमारा आ गया है, ठीक है क्या? अब ये 47 लैक्स क्या चीज है सर, ये है हमारा वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, पीरियड ऑफ होल्डिंग वही है सब, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, सेम, ठीक है क्या? ये लिखोगे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, और फिर इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कंप्यूट करेंगे, यहाँ पर हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी इस पर्सन की, मान लो ये है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, मिस्टर एक्स। और अगर मैं बात करूं टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी जल्दी से बताओ, मान लो यही इनकम है तो 47 लैक्स, 47 लैक्स, ठीक है क्या? तो 47 लैक्स का में से माइनस कर देंगे 4 लाख रुपए, याद आ रहा है? बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यस सर, बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा इसमें से, ठीक है क्या? तो 4 लाख रुपए माइनस किया और इसका क्या निकल जाएगा आपका 12.5%, 12.5%, ठीक है क्या? कितना आ जाएगा इसका 12.5%, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया आपका, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है आपसे कि बेटा 12.5% आप हमें टैक्स दे दो। तो जल्दी से बताओ 12.5% का टैक्स, जल्दी से बता दो, 12.5% का टैक्स, 12.5%,
ठीक है क्या? तो जल्दी से निकालो, आ जाओ सर। कितना है? 47 लाख रुपए। 47 लाख में से माइनस कर देंगे हम लोग सर 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या, 4 लाख रुपए माइनस 12.5%। 12.5%, तो कितना आ गया जल्दी से बताओ? 12.5% माइनस करने के बाद यहाँ पे 5,37,500, 5,37,500 हमारा आ जाएगा। 5,37,500 आ जाएगा। बोलो बात समझा या नहीं समझा? ठीक है ना? 5,37,500, 5,37,500 आ गया। कोई परेशानी इसको समझने में? ठीक है, तो यानी कि आपका जो टैक्स निकला है वो कितना निकला है? 5,37,500। और फिर हम लोग एचईसी निकालेंगे ना, तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले एक बात देख लो ना, एचईसी तो हम लोग निकाल लेंगे पहले, इससे पहले देख लो कि कौन सा टैक्स पहले आ रहा है। ठीक है क्या? तो अब यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे हम लोग? टैक्स देखो यहाँ पर कौन सा वाला आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना आ रहा है? टैक्स ऊपर ऊपर हमने निकाला था, विद इंडेक्सेशन निकाल रहे थे तो कितना पेमेंट कर रहे थे सर? 7,63,000 7,63,061 रुपए पेमेंट करना पड़ रहा था। ठीक है क्या? और लेकिन अभी हमें कितना पे करना पड़ रहा है? यहाँ पर पे करना पड़ रहा है हमको, यहाँ पर देखो 42,15,304 माइनस 4 लाख कर दिया तो 20% हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना है? 47 लाख, यानी कि माइनस कर देंगे 4 लाख रुपए यहाँ से, और 47 लाख में से 4 लाख माइनस किया और उसका 12.5% निकाला, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर 5,37,000। तो देख लो एक बार दोबारा निकाल देता हूँ। यहाँ पर 47 लाख माइनस 4 लाख कर दोगे तो 43 लाख बचेंगे। 43 लाख बचेंगे। 43 लाख का कितना परसेंट है बेटा? 43 लाख का 12.5%। 12.5%। ठीक है क्या बेटा? कितना आ गया? 5,37,500। तो दोनों में से ज्यादा कम कौन सा? यही वाला है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। एन प्लस एचईसी हम यहाँ पर 4% जोड़ देंगे। एचईसी कितना परसेंट जुड़ेगा बेटा? 4% जुड़ेगा। तो जल्दी से बता दो। प्लस इसमें आ जाएगा हमारा 4%, यानी कि 21,500 हमारा और जुड़ जाएगा 4%। तो कितना आ जाएगा बेटा इसमें? तो ये आ जाएगा 5,59,000 रुपीज़ का टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर यहाँ पर ये वैल्यू कम होती, ये वैल्यू अगर हमारी कम हो जाती, तो हम इस वैल्यू को पिक कर लेते और यहाँ पर लिखते और उसके बाद एचईसी लगा के जोड़ के गवर्नमेंट को टैक्स दे देते। क्योंकि यहाँ पर क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एचयूएफ, और अगर उसने परचेज किया है कब घर? सर A30 ने क्या 23 जुलाई 2000, बोलो कब परचेज किया है? 23 जुलाई 2024 से पहले पहले परचेज कर लिया था। यही तो बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, ठीक है, कि एक्वायर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन और बिफोर कब? 23 जुलाई 2024 से पहले एंड ट्रांसफर करता है उसको 23 जुलाई 2024 के बाद, दे कैन पे टैक्स। कितना टैक्स पे कर सकते हैं भैया? 12.5% विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट, और 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ठीक है क्या? तो विच एवर इज लोअर वाला है वो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये लेकिन ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए है, ना कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम के लिए। देखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम के लिए आपको यही करना है। ये करने के बाद आपको फिर ये चेक करना है, ये वर्किंग नोट में चेक करना है। तो मैंने वर्किंग नोट वाला जो पोर्शन था वो मैंने ऊपर करा दिया, ये वर्किंग नोट का पोर्शन है। ये वर्किंग नोट में आप चेक करोगे, वर्किंग नोट में आप चेक करके देखोगे कि ये कितना आएगा। आगे क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा आपको। ठीक है क्या? आई होप आपको समझ में आ गया है। यस सर समझ में आ गया। तो करना क्या है सुनो, किसी भी केस में अगर ये वाला केस नहीं है, अगर कौन सा केस नहीं है? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ जिन्होंने घर बाय किया है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय की है, लैंड एंड बिल्डिंग बाय किया है, किससे पहले? बोलो जल्दी से। रेजिडेंशियल किसकी बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग भी कवर होता है। बिल्डिंग मतलब लैंड भी परचेज कर ली 23 जुलाई 2024 से पहले पहले उसने अगर परचेज कर लिया है और उसके बाद बेच रहा है, तो उसको
टैक्स देने के लिए दो ऑप्शन है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देने का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने का, ये निकालने का, और फिर आप टैक्स देखना 12.5% के हिसाब से कितना निकल रहा है, 12.5% के हिसाब से कितना निकल रहा है। फिर उसके बाद आप चेक करना कि अगर ये इंडेक्सेशन होता यहाँ पर तो फिर हमें कितना टैक्स लगता है। तो इंडेक्सेशन होता तो हमें टैक्स लगता 7,63,000 06561, तो विच एवर इज लोअर, दिस वन एंड ये वाला दिस वन, 5,37,500, दोनों में से कौन कम है? तो दोनों में से 5,37,500 वाला कम है, तो हमने इसको कंटिन्यू कर लिया और HEC इस पर ठोक के हमने फाइनल गवर्नमेंट को जमा कर दिया। बोलो कितना आसान है। बाकी सर केसेस में क्या करना है? सिर्फ ये करना है और कुछ भी नहीं करना है, और इंडेक्सेशन के बारे में नहीं सोचना है आपको, सिर्फ यही वाला केस है, यही 20% का एक केस आपको याद रखना है और कुछ भी पिछला वाला याद नहीं रखना। ठीक है क्या? दिमाग में क्लैरिटी आ गई? इंडेक्सेशन हट चुका है, अब सिर्फ एक केस में, वो भी हमने टैक्स की कैलकुलेशन जब करेंगे उसके लिए हमने देना है। चलिए अब हम बात क्या कर रहे हैं ये ध्यान में रखें। चलिए अभी भी इंडेक्सेशन के बारे में कुछ पहले ये बातें होती थी, तो अब तो ये इररेलेवेंट हो चुकी हैं ये बातें सारी। ठीक है क्या? कौन कौन सी बातें इररेलेवेंट हो गई हैं? देखो, कह रहे हैं कि नेचर ऑफ द एसेट है जिन पर क्या नहीं लगेगा। देखो, एक तो नो इंडेक्सेशन का बेनिफिट पढ़ रहे थे हम लोग, कह रहे हैं कि इन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला एक्सेप्शन केसेस हो गया, कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफर हो गया 23 जुलाई 2024 में के बाद, लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल केस था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है हमारा। और दूसरा क्या है, अगर नेचर ऑफ द कैपिटल एसेट जो है क्या है, बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, कह रहे बॉन्ड और डिबेंचर्स अगर आपने परचेज किए थे पहले भी उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि उस पर रेगुलरली इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है, तो वो अप टू डेट चलता है। तो इसीलिए कह रहे थे बॉन्ड एंड डिबेंचर्स पर हम लोग प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से कह रहे हैं बॉन्ड एंड डिवेंचर पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड यानी कि कैपिटल ने इशूड बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि अदर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड था तो उस पर हमें क्या मिल रहा था, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अगर इसको ट्रांसफर किया है ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो इस पर भी अब नहीं मिलेगा। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी हम लोग को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब ये वाला पॉइंट जो है हमारे लिए इररिलेवेंट हो चुका है। यानी सिंपल शब्दों में आप क्या बोलोगे, किसी भी बॉन्ड एंड डिवेंचर्स पर हमको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या करोगे सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंस, माइनस जो आएगा बिल्कुल उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर बीच बीच में कुछ खर्चा किया है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैंने ज्वेलरी का जैसे कि कोई बॉन्ड लिया था बीच में, वैसे इसके केस में तो जनरली कोई भी खर्चा नहीं होता बॉन्ड्स एंड डिवेंचर के केस में। दूसरा क्या बोल रहा है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी आपने परचेज कर रखा है, एक्वायर्ड यूटिलाइजिंग दी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में एक्वायर किया है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या चीज हो गया, जल्दी से बताओ। और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई शेयर परचेज किया, डिवेंचर परचेज किया इंडियन कंपनी के, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये वाली चीज भी इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि इंडेक्सेशन तो यहाँ पर शेयर्स के केस में हट चुका है। डेप्रीशिएबल एसेट का मतलब क्या चीज है, यानी सेक्शन 50 कहती है कि कोई भी डेप्रीशिएबल एसेट जो है उस पर हम क्या नहीं देंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। डेप्रीशिएबल एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट रिड्यूस हो रहा है, फिक्स एसेट रिड्यूस हो रहा है, उसको जब आप बेचते हो, ऑल्दो वो कैपिटल एसेट है आपका, ठीक है ना, ऑल्दो क्या है वो आपका कैपिटल एसेट है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है बच्चे, उसकी वैल्यू क्या है वो डिक्रीज हो गई है। और उसकी वैल्यू डिक्रीज होने के बाद आप क्या बोलोगे, जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है क्या, कोई मशीनरी है जो कि आपने वो डेप्रिशिएट हो रही है, तो कोई मशीनरी अगर सेल करोगे वो हमारा कैपिटल एसेट है, ठीक है ना, बिजनेस की मशीनरी हमारे लिए कैपिटल एसेट है। तो बिजनेस की मशीनरी अगर कैपिटल एसेट है, उसको आपने सेल आउट कर दिया, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो जिस पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है हम आपको क्या उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। स्लम सेल आगे केस आएगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। और कैपिटल एसेट्स किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A किस किस केस में बनता था, बताया था ना, शेयर्स के केस में, लिस्टेड शेयर्स के केस में, ठीक है क्या, और हमारा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स वगैरह थी। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि अगर आपको 112A हो रहा है तो भी आप क्या नहीं लगाओगे, इंडेक्सेशन नहीं लगाओगे। तो सिंपल शब्दों में क्या सोचना है सर, इन सब चीजों के बारे में अब सोचने का नहीं, क्या है बोलो इंडेक्सेशन के बारे में।
फाइनल चार्ट कह रहे हैं कुछ भी बेचो, क्या कोई सा भी कैपिटल एसेट बेचो। कैपिटल एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सर? सर देखो कैपिटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़ो इसको इतना ज़्यादा नहीं लंबा लेके जाएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, कोई भी एनी ट्रांसफ़र ऑन और आफ्टर एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का कोई भी ट्रांसफ़र ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 को किया है, नो इंडेक्सेशन। अब इसका एक ही एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन, रेजिडेंट बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF आ जाएगा। इसने क्या परचेज किया है? इसने परचेज किया है, परचेज किया होना चाहिए क्या, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर 23/7/2024 को, 2024 को, एंड सोल्ड किया है इसने, सोल्ड आफ्टर 23/7/2024 को, देन ऑप्शन टू पे है, ऑप्शन टू पे टैक्स, नॉट कैलकुलेशन। ऑप्शन टू पे टैक्स क्या है? कह रहे हैं कि विदाउट इंडेक्स पे कर दो आप 12.5%, विदाउट कैलकुलेट कर दो आप पेनी, आप कैलकुलेट करोगे 12.5% का, कितना परसेंट बेटा, आप कैलकुलेशन कर दो 12.5% का, परसेंट के हिसाब से, और विद इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन आप बोल दो विद इंडेक्सेशन, अगर आप बेनिफिट बता रहे हो, विद इंडेक्सेशन अगर बेनिफिट बता रहे हो तो आपको, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं 20% आप टैक्स निकालना, विच एवर इज लोअर वाला जो है, लोअर वाला जो है वो आप दे देना, तो वो लोअर वाला जो है वो टैक्स कर देना, ठीक है। बस यही वाले केस के लिए आपको इंडेक्सेशन सीखना था, और किसी भी केस के लिए आपने इंडेक्सेशन नहीं सीखना है। इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन फॉर किसके लिए बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आपने परचेज भी किया है, इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने इसी के बाद परचेज किया है और इसी के बाद सेल किया है, तो हम कहेंगे उसके लिए हम लोग क्या क्या बोलेंगे, कोई भी इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, कोई भी इंडेक्सेशन का वैल्यू नहीं लगेगा। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इसके बाद आ गया, यहाँ पर कौन कौन सी होगी सर, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, वो हमारा कैपिटल एसेट्स है, ठीक है क्या, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो गया, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, फिर ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। जेपी दास बस करो, यही था ना, जेपी दास, जेपी दास बस करो, ठीक है। तो जेपी दास इमूवेबल प्रॉपर्टी में जेपी दास, याद आ रहा नहीं आ रहा, यस यस सर याद आ रहा है। तो जेपी दास बस करो वाला जो है ये हमारे कैपिटल एसेट्स हैं। तो यानी कि कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा हो गया, जेपी दास यानी ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बुलियंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, और ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो इनके केस में तो पहले आपको देखना है क्या करना है, इनके सभी के केस में आपको कैसे निकालना है, फुल वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे, और उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपको देखना है, माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंडिचर, फिर इसमें से आप क्या निकल जाएगा आपका नेट कंसीडरेशन, फिर उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। सर ज्वेलरी के केस में क्या हो सकता है, आपने बीच में अगर कहीं पॉलिश करा लिया, ठीक है क्या, मान लो कोई डिज़ाइन था, आपने डिज़ाइन चेंज करा के उसको और अच्छा सा डिज़ाइन दिया,
ठीक है, कुछ और ऐड ऑन करा दिया, इतना सा कंगन, ये नहीं कंगन बोल रहा हूँ, इतनी सी बाली थी, ठीक है, छोटी सी बाली, उसको आपने इतनी बड़ी बाली करवा ली, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है क्या। बोलो बात समझ में आया नहीं आया। अभी बाइफरकेशन नहीं किया हमने किस चीज का, 112 ए, 112 ए और STCG 111 ए, और ये कब बनेगा, ठीक है क्या। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अभी हमने बात की थी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, अगर आप यूनिट परचेज करते हो तो आपको 1 साल देखा जाता है। तो ये कौन सा फंड है, कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फंड है, मान लो आपने आपने कोई फंड यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो फंड किसी और फंड में इन्वेस्ट करता है। कह रहे हैं कि भैया अ फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के हिसाब से चलना चाहिए, एंड इन अ केस वेयर द फंड इन्वेस्टेड इन यूनिट ऑफ अनदर फंड, एक फंड है जो दूसरे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। मान लो कि हमने बोला कोई एक फंड है, ये फंड दूसरे किसी फंड में पैसा लगाता है, हमने इस वाले फंड में पैसा लगाया और इसका 90% उसने इस वाले फंड में पैसा लगाया, और इसका 90% का मतलब क्या है कि ये कौन सा है, 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड इन्वेस्ट किया उसने यूनिट ऑफ सच अदर फंड, और सच अदर फंड जो है वो अपने 90% का टोटल, बताओ अपने 90% का फंड, मिनिमम 90% प्रोसीड वो इक्विटी शेयर्स में लगाता है, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। तो डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इसने पैसा लगा रखा है अपना 90%, ठीक है क्या। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कोई सा भी ऐसा फंड जिसमें हमने जिसमें उस फंड ने दूसरे किसी फंड में अपने 90% पैसा लगाया हुआ है, और वो 90% पैसा, अच्छा, और वो वाला फंड अपना 90% पैसा किस में लगाता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगाता है, डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर, वो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में लगाता है 90%, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली लगा रहे हो किसी ऐसे फंड में, ठीक है, डायरेक्टली आपने किसी म्यूचुअल फंड को दिया जो कि अपना 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड जितना भी आता है वो इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर, डोमेस्टिक कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में लगाता है, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलेंगे। तो मतलब क्या, सुनो, मैंने अगर किसी फंड में लगाया, किसी म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड जो है, वो म्यूचुअल फंड पता ही नहीं आपको, म्यूचुअल फंड क्या करता है, आगे इन्वेस्ट करता है शेयर्स वगैरह में, वहां से प्रॉफिट लाता है और आपको पैसा देता है। तो कह रहा है कि जो फंड में मैंने पैसा लगाया है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो उस म्यूचुअल फंड ने आगे जो पैसा इन्वेस्ट किया वो किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में किया और 65% से ऊपर का किया है, तो वो माना जाएगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट आपने खरीदी है और फिर आपके लिए 1 साल देखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी फंड में लगाया पैसा और वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, तो उसने अगर किसी और म्यूचुअल फंड में अपना 90, अगर उसने अपने म्यूचुअल दूसरे वाले फंड में 90% का प्रोसीड दिया, ठीक है, और उसने अपने 90% का प्रोसीड किस में लगाया होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स में लगाया होना चाहिए। इसने 90%, ये कह रहे डायरेक्ट दोगे तो 65% देखा जाएगा क्राइटेरिया टोटल प्रोसीड का, ठीक है, वो अपने जो फंड है वो 65% का वो किस में लगा रहा है, डोमेस्टिक कंपनी के लिस्टेड शेयर्स में लगा रहा है, तो हम उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। बोलो बात समझे या नहीं समझे। यस सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें तो वो पता ही है आपको, जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बता दिया है, यानी कि इसकी एक मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के बाद आपको क्या मिलता है, बिफोर मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये बॉन्ड इशूड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी जो होती है वो बॉन्ड्स इशू करती है, भैया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गया, या कोई शेड्यूल बैंक हो गया, इन लोगों के अगर आपके जीरो कूपन बॉन्ड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड टिल, कहां तक, बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले तक आपको कुछ भी नहीं मिलता है, मैच्योरिटी के बाद आपको सीधा है कि मैंने बताया था ना कि 100 रुपए की चीज होती है फेस वैल्यू, और आज हम खरीद रहे हैं इसको 90 रुपए में, तो बाद में जाकर इसको 100 रुपए का रिडीम कर लेंगे, तो जैसी मैच्योरिटी होगी तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे, तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सच इशूइंग एंटिटी के बाद, एंड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ। बोलो बात समझ में आ गया नहीं आ गया। यस सर, चलिए यहां तक आ गया है। इंडेक्सेशन यहां पर भी बार बार लिख रहे हैं, 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं देना है किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर रिगार्डलेस होल्डिंग पीरियड, ठीक है क्या। चलिए अब हमें बात करना है कि भैया टैक्स रेट जब लगाना है तो कैपिटल गेन भी हमें टाइप्स देखना पड़ेगा, कैपिटल गेन का टाइप देखना पड़ेगा, तो कैपिटल गेन का टाइप कैसे निकलेगा, जल्दी से बताएंगे मेरे को। कैपिटल गेन का टाइप कैसे निकलेगा, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, जल्दी से बताओ, सेल ऑफ
सेल ऑफ LTCA, अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हो, तो मानो कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे देखना, तो वही 2 साल और कितना पीरियड था, 2 ईयर एंड 1 ईयर वाला सेल। कौन कौन से थे, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड के यूनिट, जीरो कूपन बॉन्ड आपने परचेज किए हैं, यूटीआई की यूनिट और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट, ठीक है क्या, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट आपने परचेज कर रखी है, वो भी कितने, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आपने सेल कर रखा है, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से ज्यादा है आपका, तो अब हम बोलेंगे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अदरवाइज वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल। देखो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपने ऊपर सीख लिया, पहले लॉन्ग टर्म निकाल लो और शॉर्ट टर्म निकाल लो। अब लॉन्ग टर्म में से कौन से एसेट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पेसिफाइड एसेट हुआ, क्या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का केस है, या फिर इक्विटी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का केस है। इक्विटी ओरिएंटेड यानी कि 2 तो वही है, 1 साल वाले की कैटेगरी में जो आ रहा था, 2 तो वही है, और तीसरा आ गया यानी कि यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आ गया, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आ गया, ठीक है क्या, बिजनेस ट्रस्ट बोलते हैं इसको, बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है क्या, तो और यहां पर आ गया यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आ गया, तो कौन कौन सी चीज, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट। अगर आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फाइनल के फाइनल में आता है आपके, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस एक ट्रस्ट बनाता है, उसकी यूनिट अपना अपना अपने खुद को इशू कर देता है, ठीक है ना, तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट अगर आपने ले रखी है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज, जल्दी से बताओ, इन सब के केस, इन सबको बेचा, और अगर आपने एसटीटी पे किया है, लिस्टेड शेयर्स में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एसटीटी आपने पे किया है ट्रांसफर के वक्त, आपने अगर ट्रांसफर के वक्त एसटीटी पे किया है, तो हम बोलेंगे ये क्या बन जाएगा, 112A बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया, तो सिंपल ये 112 बन जाएगा। आपको पता था ना 112, ये किस रेट से टैक्स होता है सर, ये हमने कैलकुलेशन में पढ़ा था सर, ये भी 12.5, ये भी 12.5, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला, हाँ ये वाला भी 12.5% पे टैक्स होता है, लेकिन 112 में आपको 1,25,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाता था। यानी अगर आपका 100, आपने कोई लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं, जैसे मान लो अडानी कंपनी के मैंने शेयर्स परचेज कर लिया, और वो 1 साल से ज्यादा तक के लिए परचेज किए थे, पीरियड ऑफ होल्डिंग, और उसके बाद जाकर मैंने अगर उसको बेचा है, तो मेरा क्या निकलेगा, जल्दी से बता दो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या निकलेगा मेरा, और क्या निकलेगा, कैपिटल गेन, LTCG 112A निकलेगा। और कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कर देंगे हम उसमें सेलिंग एक्सपेंडिचर, फिर उसमें से नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी भी है वो आ जाएगा, इंडेक्सेशन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शेयर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं लगता, ठीक है क्या, और फिर हमारा क्या निकल जाएगा, जो फाइनल निकलेगा वो LTCG 112 निकलेगा, 112A निकलेगा। जब टैक्स लगाएंगे तो पहले तो मैं माइनस करूंगा क्या, 125 की लिमिट, फिर उसके बाद अगर अनएग्जॉस्टेड बेनिफिट है तो 4 लाख वो माइनस कर दूंगा, बाकी सारा कुछ हम लोग 12.5% से टैक्स कर देंगे। याद आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, अगर याद नहीं आ रहा तो जाके वीडियो देखो, यानी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स आपको पहले देखना है, क्योंकि उसके बाद जाकर मैं आपको इनकम निकालना सिखा रहा हूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहां पर इनकम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है सर। अगर एक बात बताओ, इन दोनों का केस तो समझ में आ गया, बिजनेस ट्रस्ट का केस समझ में आ गया, लेकिन अगर मैंने यूटीआई की यूनिट्स खरीदी है, तो यूटीआई की यूनिट्स खरीदोगे और उसको सेल करोगे, तो कह रहे हैं कि अदर एसेट्स में आ गया, वो अदर एसेट्स में क्या आ गया, यूटीआई की यूनिट्स, यूटीआई की यूनिट्स आ गई, बोलो ना, यूटीआई की यूनिट्स किस में आ गई, अदर एसेट्स में आ गई, ठीक है। दूसरा और क्या चीज आ गया सर, कौन सा, 2 ही तो कवर हुए ना वहां पर, 4 थे। जीरो कूपन बॉन्ड यहाँ पे कवर हो जाएगा, जीरो कूपन बॉन्ड पर भी हमेशा क्या 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 बनकर चलेगा, 112 निकलेगा, ठीक है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड में, यानी कि 1 साल से ज्यादा कर, पहले आपको देखना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लगा दिया, फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई वो जीरो कूपन बॉन्ड है तो 112 बनेगा लॉन्ग टर्म। अगर वो इनमें से है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स की बात की है, डिबेंचर्स की बात नहीं की, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर ओनली, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड का केस है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड का केस है, ठीक है क्या। तो अब यानी कि क्या बोल रहे हैं, वैसे डिबेंचर एंड बॉन्ड में यहाँ पर लिखूंगा नहीं, अभी बताऊंगा उसको आगे, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से डिस्कशन लेते हैं, ठीक है क्या। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, बात समझेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्या, कि जीरो कूपन बॉन्ड आ गया आपका, और जीरो कूपन बॉन्ड आने के बाद, जीरो कूपन बॉन्ड सर ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजी, जेपी दास बस करो, जेपी दास बस करो वाला था ना यहाँ पर बता दो जल्दी से, जेपी दास बस करो, जेपी दास बस करो वाला जितना भी थे एसेट, जेपी दास
बस करो, जितने भी बाकी एसेट है उसके केस में क्या बन जाएगा, 112 बन जाएगा, ठीक है क्या। और अगर आपने सेल किया है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन से हैं, वही लिस्टेड, क्या लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर आपने बेचा है, और एसटीटी अगर आपने पे किया, यानी कि वो लिस्टेड होंगे तो एसटीटी पे किया होगा, लिस्टेड होंगे तो एसटीटी पे किया होगा, तो आपका 111 ए बनेगा। और अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया तो नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। और अदर केस में जो भी आगे अदर केस, यानी कि अगर आपका यूटीआई की यूनिट्स आ गई, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड आ गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, अनलिस्टेड शेयर्स आ गए, ठीक है, एंड जेपी दास बस करो आ गया, ठीक है क्या। तो ये सारी चीजें अगर आपकी आ गई हैं जैसे कि अदर सोर्स में, और आपने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला बनेगा। यस और नो, यस सर। तो यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, इधर देखेंगे, हम लोग बोलना चाहते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन या फिर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट एंड कैपिटल गेन। तो कह रहे हैं कि अगर मैं एसेट जो है, जो कैपिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एसेट दो तरीके की हैं। कह रहे हैं पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वो पहले निकाल लो। कौन से, ऊपर वाले चार्ट से 2 साल, 2 ईयर और 1 ईयर वाले केस से आप क्या निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। वो वाले चार्ट से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ये निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम आपका ये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये निकाल लेना। सबसे पहले आपको निकालना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बाद आपको दूसरा चार्ट ये देखना है। दूसरा चार्ट क्या देखना है भैया, कि कैपिटल एसेट्स अगर आपके क्या है, लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं, या फिर यूटीआई या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं आपके पास, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, और आपके पास यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट के, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और इन सभी केसेस में आपने क्या पे किया है, एसटीटी पे किया हुआ है, एसटीटी पे किया हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल। और इसके केस में तो एसटी, अगर मैं इसकी बात करूं, इनके केस में तो सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेल देखा जाएगा, लेकिन इसके टाइम पे लिस्टेड शेयर्स के केस में एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज दोनों के टाइम पे ही होगा। और जैसे लिस्टेड शेयर है, और इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर है तो एसटीटी पेड बोथ, एसटीटी पेड बोथ, कौन से टाइम पे बताओ जल्दी से, परचेज एंड सेल, दोनों के केस में अगर इसने एसटीटी पे किया हुआ है तो आपका LTCG 100, और ये जो चीज है वो क्या निकली है आपकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ये क्या है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, यहां से निकाल लिया ना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और लॉन्ग टर्म एसेट्स के कैटेगरी में आ रहा है, तब 112A बनेगा। और 112A बनेगा तो आपका टैक्स तो पता ही है ना, टैक्स कैसे निकलेगा आपको, आफ्टर 1,25,000 के बाद आपको 12.5% का टैक्स देना है। टैक्स रेट क्या है, आफ्टर इतने के बाद आपको टैक्स देना है 12.5% का। बोलो बात समझे। और अगर मैं बात कर रहा हूं एनी अदर एसेट का, किसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आ गया सबसे पहले आपका क्या आया, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो पहले इसको अलग से ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको कर दिया हमने छोटा, और ये आ गया यहाँ पर, ठीक है क्या। और अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग, कैसे मॉडिफाई करेंगे चलिए देखते हैं। हाँ, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा छोटा।
रुकिए तो इसको हम बात कर रहे हैं 100, हाँ 12 बस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में। ये हम बात किसके चक्कर में कर रहे थे, जल्दी से बताओ जल्दी से। हम कैपिटल एसेट्स में से भी सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले ये निकाला आपने कि भाई वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या लॉन्ग टर्म है, ये निकाला था आपने। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सबसे पहले निकालना है। फिर अगर वो शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको देखना है पहले क्या वो इस कैटेगरी में आ रहा है, क्या वो लिस्टेड शेयर्स का लॉन्ग टर्म है, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है। तो अगर एसटीटी पे किया है तो आपका ये बनेगा। अदरवाइज आपका क्या बन जाएगा? अदरवाइज यही चीज़ें भी अगर सेल करोगे, सेम चीज़ें सेल करोगे, ठीक है। अदरवाइज का मतलब क्या चीज़ हो गया? इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ये इनमें से कोई सा भी केस नहीं हुआ, एसटीटी पे नहीं किया मान लो, या फिर यहाँ पर नॉट पेड हो गया, इसमें एसटीटी नॉट पेड है, ठीक है क्या, यानी स्पेसिफाइड एसेट, इसको क्या नाम दे रहा हूँ मैं? स्पेसिफाइड एसेट का केस है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा स्पेसिफाइड एसेट्स, एसटीटी नॉट पेड, ये वाला केस कवर होगा। एंड अदर एसेट्स कौन से हो गए अदर एसेट्स, जल्दी से बता दो सर। जीरो कूपन बॉन्ड आ गया, ठीक है। यूनिट्स ऑफ यूटीआई आ गया, जितना भी लिखा हुआ था सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, और फिर सर क्या आ गया सर? अनलिस्टेड शेयर्स आ गए, और फिर अदर जेपी दास बस करो, यानी ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, बुलियन एंड एनी अदर आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एसेट के केस में आपका क्या बनेगा बेटा? 112 बनेगा, LTCG 112 बन जाएगा। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि भाई टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स कौन सा है, कैपिटल गेन कौन सा निकलेगा। अगर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे पहले 2 साल है या 3 साल वाला क्राइटेरिया लगाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स निकालेंगे। फिर अगर वो लॉन्ग टर्म है तो इसमें देखेंगे कहीं वो इनमें से तो नहीं है। अगर इनमें से है और एसटीटी पे किया, इनकी कंडीशंस पूरी की है, एसटीटी पे किया है बराबर, तो आपका ये आ जाएगा 112A लगेगा। और 112A को आप 1,25,000 हटाने के बाद यानी 12.5% से टैक्स कर दोगे। अदरवाइज अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया, एसटीटी, तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ गया। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसके बारे में? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में, एसेट, ठीक है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बात कर रहे हो, और अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अब सिमिलर वही वाला केस आ गया, कौन सा? कॉपी पेस्ट बताओ जल्दी से। सिमिलर कौन सा आ गया? ये यही वाला केस, कॉपी पेस्ट की। वो अगर स्पेसिफाइड एसेट है, वो क्या है बेटा? स्पेसिफाइड एसेट होना चाहिए। और अगर वो स्पेसिफाइड एसेट्स है, अगर वो स्पेसिफाइड एसेट है तो इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ही यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गया। अगर वो स्पेसिफाइड एसेट हो गया है तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको बना दिया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसको क्या बना दिया जाएगा? बोलो 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 जल्दी से। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बना दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बना दिया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बना दिया है तो वो क्या हो जाएगा? 12.5% से टैक्स कर दिया जाएगा। कितने परसेंट से टैक्स? सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? 111A बना दिया जाएगा। तो और यहाँ पर कितने रेट से टैक्स हो जाएगा? बताओ इसका रेट क्या था सर? 15%। ऐसा था क्या कुछ? यस सर 15% हमारा रेट हुआ करता था, और ये अब रेट बढ़कर कितना हो गया है सर? 12%। पहले रेट कितना हुआ करता था सर? 12.5%। कब तक?
23/7/2024 तक, यानी 23/7/2024 से पहले पहले तक ये रेट हुआ करते थे। रेट में भी चेंज आ गए हैं। तो सर क्या पुराना रेट याद करना है? नहीं, ये पुराने रेट ये वाले याद नहीं रखने, बट ये वाला तो याद रखना था। मैंने बताया था ना आपको, LTCG 112 विदाउट इंडेक्सेशन, विद इंडेक्सेशन आपको 20% टैक्स देना है, बस ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कितना है, ये बना दिया आपका STCG 111A, 20% का टैक्स आपको यहाँ पर देना है। 20% इसको देना है। इस पर कितना देना है बेटा आपको? 20% का टैक्स आपको इस पर देना है। पहले लगता था इस पर 15%, इसको बढ़ाकर इन्होंने 20 पे ले आए, और बाकी जो 20 पे था उसको 12.5 पे ले आए, जो 10 पे था उसको 12.5 पे ले आए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये अट्रैक्टिव रेट बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो कहीं से भी गवर्नमेंट का कहीं से भी लॉस नहीं होता है बेटा टैक्स को कम करने में। एक तरफ से कम करते हैं, दूसरी तरफ से वो बढ़ा देते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर आने के बाद यानी स्पेसिफाइड आ गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी 20% से, यानी समझो एक बात, पहले ये वाली चीज एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। 112A पूरा एग्जेम्प्ट हुआ करता था, यानी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में जब आप पैसा लगाते थे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था। अब यहाँ पर भी एक टैक्स प्लानिंग बनेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है क्या? आ जाओ। सॉरी। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अदरवाइज वाला केस आ गया, और अदरवाइज वाला कौन सा केस है? यही वाला केस अदरवाइज वाला केस है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर दोबारा। अदरवाइज वाला कौन सा केस है? ये वाला केस जो है वो अदरवाइज वाला केस आ गया। ठीक है क्या? तो ये कॉपी एंड ये पेस्ट, तो ये पेस्ट आया तो हमारा यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ही सिंपल बन गया। बताओ जल्दी से। लेकिन अब यहाँ से क्या रिमूव करना है मेरे को? सर यहाँ से आप इसको हटा देना, तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी से बता दो ना, क्या बन जाएगा? STCG, जो कि टैक्स किया जाएगा नॉर्मल रेट से। इसका रेट क्या था? 12.5%। इसका रेट क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। इसका तो 12.5% था, इसका रेट है 12.5%, यानी कि यहाँ पर इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर इन केसेस में, और ये है नॉर्मल रेट से टैक्स हो जाएगा। बोलो, ये चार्ट है, कंप्लीट चार्ट आपका किसके केस में? ये कंप्लीट चार्ट आपको देखना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स निकालना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स निकालना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो आपका इस वाले से टैक्स निकलेगा। इस वाली कैटेगरी में आ रहा है तो ऐसे टैक्स निकलेगा। इस वाली कैटेगरी में आ रहा है तो ये टैक्स, तो इस वाली कैटेगरी में तो ये टैक्स। बोलो, बात समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड की जब मैं बात करता हूँ, जैसे ये निकल गया तो फिर आप टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हो आराम से, कोई भी परेशानी नहीं है। अब स्पेशल केसेस को सर हम फिर, जब इतना आसान है ये, तो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे क्या? यस सर, स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है क्या? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर STT का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया। STT, अच्छा रेट तो आपने पता ही लगा दिया कि भैया ये है 12.5% के हिसाब से, ये है आपका 12, ये भी 12.5% के। अगर ये हुआ है तो आपको 20% देना है, और ये हुआ है तो आपको स्लैब रेट पे देना है। अब ये पता लग चुका है कौन सी चीज़ पर क्या निकलता है, तो ढंग से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इन केस ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को का ट्रांसफर किया है बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, एंड सेक्शन 112A shall be applicable only when STT is paid at the time of purchase as well as at the time of sale, otherwise वो क्या बन जाएगा? 112 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यही बताया ना मैंने क्या बताया आपको? इसके केस में, सबके केस में आपको देखना STT पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है क्या? लेकिन लिस्टेड के केस में आपको क्या देखना? ट्रांसफर के वक्त भी और परचेज के वक्त भी आपने क्या पे किया होना चाहिए? इस पर STT पे किया होना चाहिए, तब जाके ये बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीधा फिर किस में आ जाओगे? 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें सीधा फिर आप 112 में आ जाओगे। समझ में आगे नहीं आ गया? जैसे कि मैंने कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज मैंने परचेज की थी, और परचेज करने के वक्त मैंने STT पे नहीं किया, बट मैंने सेल करते वक्त STT पे किया, तो क्या मेरा 112A बनेगा या 112 बनेगा? सर 112 बनेगा, 112A नहीं बनेगा, क्योंकि आपको लिस्टेड शेयर्स पर से एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल दोनों के वक्त ही आपको STT पे करना होता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मैं बताऊंगा। यहाँ पर बताओ, वेयर स्पेसिफाइड एसेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर्ड बिफोर फर्स्ट फोर 2018 से पहले अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है,
क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट वो 2000 शॉर्ट स्पेसिफाइड एसेट्स को आपने, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स था तो इस पर ये पहले एग्जाम्प्ट होता था 1038 की, इस पर यहाँ पर क्या लगता था हमको, बेनिफिट मिलता था। किससे पहले, 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 के बाद से इसको टैक्स किया गया, यानी कि जब भी निर्मला सीतारमन जी थी तब उन्होंने इसको पकड़ के टैक्स कर दिया, ठीक है क्या, वरना 2014 तक तो ये वाला जो 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 सरकारें थी उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट ही रखा था। यानी कि ये बूस्टअप था कि भैया कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में तो आपको उससे मिलने वाला, उस पर जब कैपिटल गेन होगा हम उसको माफ कर देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब इसके बाद ये चीज हट गई है, ठीक है क्या। तो इसीलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन भी जो है ना, लिस्टेड शेयर्स वगैरह की, लिस्टेड शेयर्स वगैरह की हमें ये भी देखना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे हम। देखो अब यहाँ पर क्या चीज आ गया, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 इफ कैपिटल एसेट्स इज सोल्ड ऑन और आफ्टर कर रहे हैं इतना, तो टैक्सेशन विल बी कितना आ जाएगा, टैक्स कितना आ जाएगा। सर ये वाला पोर्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, ये हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि भाई 100, इसके बाद करेंगे तो विदाउट इंडेक्सेशन और विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको होगा, ठीक है क्या। चलिए अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सेल ऑफ बॉन्ड एंड डिवेंचर्स की, देखो अब सेल ऑफ बॉन्ड एंड डिवेंचर्स की, लिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड की जब मैं बात करता हूं तो इस पर, इसको अगर 1 साल से ज्यादा रखते हो, लिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, याद आ रहा है, लिस्टेड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हो तो उस पर कैपिटल गेन कितना निकलेगा, LTCG 112A, और आपको टैक्स 12.5% एंड नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, कोई भी इंडेक्सेशन नहीं भैया, शेयर्स एंड सिक्योरिटी के केस में तो वैसे भी नहीं होता, एक ही केस है इंडेक्सेशन का, ठीक है। और लेस देन 1 ईयर होगा तो कितना आ जाएगा, STCG यहाँ पे, यानी कि कितना आ जाएगा, लेस देन 1 ईयर होगा तो STCG स्लैब रेट पर टैक्स कर दिया जाएगा। अच्छा लेकिन अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स को बोलेंगे, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, यहाँ पे 2 साल देखा जाता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 साल देखा जाता था कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है अनलिस्टेड है, लेकिन इसको ऑलवेज एंड ऑलवेज ना हम लोग क्या मानेंगे, चाहे वो मोर देन 1 ईयर हो, चाहे वो एक सेक्शन बोलती है, स्पेशल सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड डिवेंचर इन बॉन्ड के लिए बोला गया है, कह रहे हैं उनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानेंगे हमेशा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानेंगे हमेशा, क्योंकि इस पर हम बीच बीच में क्या देते रहते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको इंटरेस्ट का बेनिफिट देते रहते हैं, तो इसको बोलेंगे कि भैया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है और वहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और चाहे मोर देन हो चाहे लेस देन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पर ही टैक्स किया जाएगा। आगे देखेंगे फॉर्मेट टू कैलकुलेट, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है आपका, फॉर्मेट टू कैलकुलेट करना है आपको कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स वर्थ क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अगर आपका 112 इज एप्लीकेबल है, तो सिंपल शब्दों में क्या लगेगा कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेने का और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने का, और ये आपका बन जाएगा 112, ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं आपका बात कर रहा हूं, अच्छा और आपका टैक्स कैसे लगेगा, जल्दी से बताओ, आपका टैक्स रेट क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे। टैक्स रेट हमारा आ जाएगा, जल्दी से बताएंगे, हमारा टैक्स रेट आ जाएगा 12.5% हमारा टैक्स रेट हो जाएगा, ठीक है। एंड टैक्स रेट आ जाएगा 20%, एंड इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, अगर इंडेक्स अलाउ नहीं होगा इफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर हो जाएगा यहाँ पर 23/7/2024, 23/7/2024 एक्सेप्ट ओनली वन केस के चक्कर में हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट ओनली वन केस के चक्कर में हम लोग इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, अदरवाइज और इंडेक्सेशन के साथ 20% का रेट लगाएंगे, अदरवाइज जो रेट है हमारा कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा, ठीक है क्या। लेकिन अगर 112 नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं है, तो फिर आपका वो शॉर्ट टर्म बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर बेनिफिट के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और यहाँ पर बेनिफिट के बारे में, इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में तो कहीं नहीं सोचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नॉर्मल स्लैब रेट पर टैक्स कर दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखेंगे, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड, अंडर किसके अगेंस्ट में रिबेट नहीं मिलता है, 111A और 112A एंड कैजुअल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स स्कीम 112A में। लेकिन अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं, ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ और सिर्फ किस पर रिबेट नहीं मिलता है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में रिबेट नहीं मिलता, बाकी सब पर रिबेट एप्लीकेबल हो जाती थी, ठीक है क्या। यस सर, और ये ऑप्शन टू पे वाला जो सीन है, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 बार रेपिटेशन चल रही है। चलिए रिमेंबर ऑप्शनल के केस में ओनली टैक्स कैलकुलेशन एंड, देखो रिमेंबर ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर टैक्स कैलकुलेशन, नॉट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन,
ठीक है, चलिए यहाँ तक आके हम लोगों का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों, बाय बाय। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में।